का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किस प्रकार से दिए जाते हैं और कितना दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। तो अगर जो आप पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में विजिट करिए, और एक क्रम से अगर जो आप पॉलिटी की वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो मेरी गारंटी है कि इन फ्यूचर में आप लोगों को पॉलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं वही बता रहा हूँ फैक्ट, जो फैक्ट एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में। तो राष्ट्रपति के बहुत सारे अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं और वो सारे अधिकार एवं कर्तव्य हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जो सबसे पहला कर्तव्य होता है दोस्तों, या जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का क्या होता है, वो होता है नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार में हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे कि किसको किसको नियुक्त करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को है, यानी भारत के राष्ट्रपति को है। तो चलिए एक एक पॉइंट हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है दोस्तों नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति का नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए एक प्रश्न यहाँ पे बनता है दोस्तों, अगर जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या 1 या 2 साल से लगे हुए हैं, तो एक प्रश्न अक्सर देखने को मिल जाता है कि क्या राष्ट्रपति का चुनाव होता प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, नियुक्ति होती है या मनोनयन होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में दे देता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होता है, और नियुक्ति कौन करता है, वही राष्ट्रपति करता है। चलिए हम पहला अधिकार देखेंगे कि राष्ट्रपति का नियुक्ति संबंधी अधिकार में जो पहला अधिकार है वो किसको नियुक्त करने का है, वो है प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो वो किसको नियुक्त करता है दोस्तों, ये वो करता है प्रधानमंत्री को। ठीक है, प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले टॉपिक में देख लिया, देखिए पहले टॉपिक में हम लोगों ने देख लिया कि राष्ट्रपति जो होता है वो किसकी नियुक्ति करता है, वो करता है प्रधानमंत्री की। अब देखिए जब वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर लेगा, ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म हो जाना चाहिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी तुरंत ही बताया है कि प्रधानमंत्री का जो होता है वो नियुक्ति होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ना कि इसका निर्वाचन होता है। ठीक है, ना ही इसका मनोनयन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। एक प्रश्न आपका देखिए, 2 प्रश्न यहाँ पे बन गए, यहाँ पे 2 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, वो करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, और पूछ देगा कि प्रधानमंत्री का मनोनयन होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर लेगा, ठीक है, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर लेगा तो प्रधानमंत्री के सलाह पे मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद को चुनेगा। ठीक है, क्या करेगा दोस्तों, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री
की सलाह पर मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री क्या करेगा? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इतना आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो क्या करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर लेता है तो प्रधानमंत्री के सलाह पे किसकी नियुक्ति करता है? वो करेगा मंत्रिपरिषद की। एक प्रश्न यहाँ पे और बन जाता है। अब देखिए यहाँ दो प्रश्न और बन गया कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके सलाह के आधार पे करता है? ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, इतना आप लोग कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर यही पूछ देगा कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? देखिए दोस्तों, अपने नोटबुक में साइड में ये लिखते जाइएगा जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पे तो हालांकि हम क्लियर कर दे रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखते जाइएगा, क्योंकि पॉलिटी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कन्फ्यूज़न है इसमें। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग अगर जो कंसंट्रेशन नहीं अपना भंग करेंगे, अगर जो आप अपना कंसंट्रेशन थोड़ा सा भंग करेंगे तो पॉलिटी में गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पूछ लेगा कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको कैसे कह सकते हैं? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि अगला जो पॉइंट आता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है, की नियुक्ति कौन करेगा? नियंत्रक एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य में सबसे पहला हम लोग पॉइंट देख रहे हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्ति संबंधी अधिकार देख रहे हैं, और नियुक्ति संबंधी अधिकार में हम लोगों ने अभी तक देखा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और नियंत्रक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल इम्पॉर्टेंट है। राज्यपाल, देखिए ये जो राज्यपाल है ना दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जिस प्रकार से, ठीक है, जिस प्रकार से सेंटर में यानी केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति होती है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल की स्थिति होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी करेगा राष्ट्रपति। चलिए आगे हम मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग मूव करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, न्यायवादी, भारत के महान्यायवादी का चुनाव कौन करता है?
वो भी सॉरी नियुक्ति कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति ही करता है। चलिए तो आगे हम लोग मूव करेंगे। लोक सेवा अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, ठीक है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है दोस्तों कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल की राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा, महान्यायवादी भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति करेगा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है वित्त आयोग के सदस्य, ठीक है, वित्त आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, ठीक है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, वो भी करेगा राष्ट्रपति। और जो लास्ट आता है दोस्तों वो भाषा आयोग के सदस्य, ठीक है, भाषा आयोग के सदस्य। अब देखिए दोस्तों आप इसको दिमाग में कैसे बैठा सकते हैं, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा कैसे सकते हैं आपकी, देखिए ये राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार है। और अगर जो इसमें हम लोग जितने भी पोस्ट हैं उनको अगर जो देखा जाए तो वो क्या है, वो सुप्रीम है अपने आप में, क्या है, अपने आप में क्या है, वो हाई प्रोफाइल पोस्ट है। और राष्ट्रपति क्या होता है, वो भी हाई प्रोफाइल पोस्ट होता है। तो देखिए नियुक्ति संबंधी अधिकार में देश का प्रधानमंत्री एक होगा, ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, वो करेगा आपका राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति और भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए नियुक्ति संबंधी अधिकार यहाँ पे हमारा एक जो पहला पॉइंट बनता था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, और अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ने वाले हैं विधायी अधिकार, ठीक है, सॉरी विधायी शक्तियाँ, ठीक है। हमने अधिकार तो पढ़ लिया, नियुक्ति संबंधी अधिकार तो हमने पढ़ लिया पहला पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन अवश्य ही करिएगा क्योंकि एक बार अगर जो आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि भूल जाएं, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट यहाँ पे कर लिया है कि नियुक्ति संबंधी अधिकार, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर जो हम बात करेंगे दोस्तों तो दूसरा पॉइंट जो बनता है वो बनता है विधायी शक्तियाँ, ठीक है। अब इनके शक्तियों के बारे में बात करेंगे, विधायी शक्तियाँ, ठीक है, विधायी शक्तियाँ इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति अगर जो चाहेगा, ठीक है, राष्ट्रपति चाहेगा तो संसद के सदन को बुला सकता है, ठीक है, और वहाँ पे सुनवाई कर सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, संसद का क्या करता है वो दोस्तों, सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है, ठीक है। संसद को मतलब देखिए आराम से समझिए चीज़ों को कि विधायी शक्तियों में जो आता है दोस्तों, जब संसद वर्ष के प्रारंभ में जब प्रथम संसद सत्र स्टार्ट होगा तो उसको आहूत करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और संसद को क्या बोलते हैं कि
सत्रावासन करने की प्रक्रिया भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो जो पहला पॉइंट इसमें बनता है वो बनता है दोस्तों, पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है संसद सत्र का आहूत, संसद सत्र आहूत। ठीक है, संसद सत्र आहूत करता है, और आहूत करने से क्या आशय है दोस्तों कि उसको बुला सकता है, इसकी अध्यक्षता कर सकता, अध्यक्षता तो नहीं कहा जाएगा लेकिन इसी के देख रेख में संसद चलता है। ठीक है, तथा सत्रावसाहन। ठीक है, मतलब सत्र की समाप्ति। ठीक है, सत्र को बुला सकता है और सत्र की समाप्ति कर सकता है, पहला विधायी अधिकार है। ठीक है, दूसरा विधायी अधिकार की हम बात करें तो देखिए, अगर जो राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा भंग कैसे किया जा सकता है दोस्तों, लोकसभा भंग कैसे किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के ऊपर। ठीक है, उनकी सलाह के आधार पे लोकसभा भंग किया जा सकता है, और लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है, वो है राष्ट्रपति को। ठीक है, लोकसभा भंग करने का अधिकार। ठीक है, तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण कौन प्रकट करता है, वो करता है दोस्तों प्रथम सत्र में अभिभाषण। ठीक है, प्रश्न पूछ लेता है कि संसद सत्र के शुरू होने पे प्रथम अभिभाषण या प्रथम संबोधन कौन करता है, तो वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति। चलिए आगे हम मूव करेंगे। देखिए अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए संसद सदस्य क्या बनाते हैं, अधिनियम लाते हैं, संसद में क्या लाते हैं, अधिनियम। ठीक है, और उसी अधिनियम पे जैसे मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए कि कोई कानून बनाना है। ठीक है, तो संसद सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं कि वो एक अधिनियम लाते हैं। ठीक है, वो एक क्या करते हैं, बिल पास कराते हैं संसद में। ठीक है, तो उस अधिनियम पे जब अंतिम रूप से स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाएगी तो वो कानून में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति नहीं देता है तो वो कानून नहीं बनेगा और उस अधिनियम का कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, उस अधिनियम का क्या होगा, कोई मतलब नहीं होगा अगर जो राष्ट्रपति उस पर अंतिम रूप से मुहर न लगाए। ठीक है, तो इसका एक और अधिकार क्या है कि संसद में अगर जो कोई अधिनियम पास होता है तो अंतिम रूप से पारित करने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। और देखिए अब अधिनियम क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए देश में जो हमारा संविधान है उसमें कुछ ऐड करना हो, ठीक है, या चाहे उसमें किसी चीज़ की परिवर्तन की ज़रूरत हो। ठीक है, तो आपने न्यूज़ चैनल में अक्सर देखा होगा कि संसद में क्या लाया गया है दोस्तों, संसद में एक प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, कि इस कानून को इस प्रकार से कर दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक अधिनियम लाया जाता है। ठीक है, और उस अधिनियम को अगर जो दोनों संसद पास कर देती है तो लास्ट स्टेज में वो अधिनियम राष्ट्रपति के पास जाता है, और अगर जो राष्ट्रपति उस पे अंतिम मुहर लगा देता है यानी अपनी स्वीकृति दे देता है तो वही अधिनियम जो होता है दोस्तों वो कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो क्या नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे दोस्तों कि अधिनियम पर अधिनियम को कानून बनाता है। ठीक है, अधिनियम को कानून
ठीक है। अधिनियम को कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। चलिए अब देखिए दोस्तों, एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ विधेयक होते हैं, ठीक है, कुछ विधेयक होते हैं, सॉरी दोस्तों, ये अधिनियम के जगह पे आप विधेयक कर लीजिएगा, हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ठीक है, ठीक है, विधेयक कर लीजिएगा, विधेयक ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, ठीक। अब देखिए कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसको लाने के पहले राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। क्या होते हैं दोस्तों कि अगर जो कोई विधेयक ला रहे हैं आप संसद में, ठीक है, वो लोकसभा चाहे राज्यसभा में, तो उससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो देखिए, वो होते हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, सहमति लिख दीजिए, सहमति ज़्यादा बेहतर है, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी किन विधेयकों में होती है दोस्तों? राष्ट्रपति की सहमति किन विधेयक में होती है? नए राज्य निर्माण, ठीक है, नए राज्य निर्माण, नए राज्य निर्माण, देखिए पहला पॉइंट है नए राज्य निर्माण, राज्यों का नाम परिवर्तन, राज्यों का नाम परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद अगला जो बनता है दोस्तों धन विधेयक, ठीक है, दूसरा जो पॉइंट बनेगा धन विधेयक, धन विधेयक, ठीक है। और नेक्स्ट बनता है दोस्तों कि आप अगर जो संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, ठीक है, संचित निधि से, संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, ठीक है, संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक। तो देखिए विधायी शक्तियों में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संसद सत्र को आहूत एवं सत्रावसाहन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के साथ है, पास है। प्रथम सत्र में अभिभाषण देने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। विधेयक को कानून बनाता कौन है? राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। और देखिए कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसको संसद में लाने के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है, जैसे नए राज्य के निर्माण में, राज्यों के नाम परिवर्तन में, धन विधेयक, ठीक है, और संचित निधि से व्यय करने वाले धन के बारे में, ठीक है। चलिए इतना दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। इतना नोट डाउन करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। हालांकि प्रतिदिन शाम को 6 बजे, 6 या 7 बजे एक वीडियो आप लोग को मिलता है इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों संसद सदस्यों के मनोनयन के बारे में, ठीक है। जो तीसरा अधिकार है वो है संसद सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, संसद सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। ये बहुत बार प्रश्न आते हैं दोस्तों और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बनता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा में 2 सदस्यों को, ठीक है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है, ठीक है। देखिए तो
देखिए, अगर जो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में, ठीक है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य कम हैं, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य कम हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है, राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की संख्या कम है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, ठीक है, आंग्ल भारतीय, ठीक है, आंग्ल भारतीय सदस्य, ठीक है, की संख्या 2, कितनी, कहाँ पे, लोकसभा में, 2 लोकसभा में, ठीक है। और देखिए, ये तो लोकसभा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा में दोस्तों वो कुल मिला जुला के 12 सदस्यों का मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। 12 सदस्यों का मनोनयन क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। तो देखिए प्रश्न कैसे बनता है दोस्तों, प्रश्न बनता है कि देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन क्या कौन करेगा दोस्तों, वो करेगा राष्ट्रपति। फिर पूछ देता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है, तो वो करता है दोस्तों 12 सदस्यों का। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये होते हैं कला में, साहित्य में, विज्ञान में, ठीक है, और पत्रकारिता में पारंगत लोग, ठीक है। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। चलिए इतना नोट डाउन करिए। चलिए इतना नोट डाउन करिए दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों तो और भी अच्छी वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। चलिए अभी तक हमने देख लिया है कि राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य में जो इसके तीसरे कर्तव्य होते हैं या अधिकार होते हैं वो होते हैं संसद सदस्यों का मनोनयन। लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। अभी पीछे एक एग्ज़ाम हुआ था और उसमें पूछा था कि राष्ट्रपति को कितने सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो वहाँ दे दिया था ऑप्शन में 2 दे दिया था, ऑप्शन में 12 दे दिया था और ऑप्शन में 14 दे दिया था, ठीक है। तो कुछ लोगों ने 2 मार दिया, कुछ लोगों ने 12 मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो ऐसे प्रश्न पूछे कि राष्ट्रपति को कितने सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार है, तो 12 और प्लस 2 14 लोगों को मनोनयन करने का राष्ट्रपति के पास क्या है दोस्तों, अधिकार है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को 14 वहाँ पे उत्तर करना है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला अधिकार एवं कर्तव्य देखते हैं राष्ट्रपति का, वो है दोस्तों सैनिक अधिकार, ठीक है। 4 नंबर में हम लोग देखते हैं सैनिक अधिकार, ठीक है, सैनिक अधिकार। तो सैनिक अधिकार में एकमात्र पॉइंट बनते हैं कि ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता है, ठीक है, सैन्य बलों का सर्वोच्च होता है, ठीक है, सैन्य बलों का सर्वोच्च होता है, ठीक है। और कैसे होता है दोस्तों, क्योंकि अगर जो सैन्य से संबंधित कोई भी डील होता है या कोई भी बात होती है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, ठीक है। तो देखिए जल, थल और वायु ये तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों राजनैतिक शक्ति की तरफ, ठीक है। 4 नंबर बात करते हैं, 5 नंबर राजनैतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति का राजनैतिक शक्ति क्या है, तो राजनैतिक शक्ति है दोस्तों कि अगर जो किसी भी देश के साथ
कोई भी डील होता है, किसी भी देश के साथ कोई भी डील होता है तो वो डील किसके नाम से होगा? वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। ठीक है, वो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। कोई भी समझौता या संधि होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। ठीक है, समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, कोई भी समझौता और संधि जो होता है दूसरे देशों के साथ वो किसके नाम से होगा? वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, ना कि प्रधानमंत्री और अन्य सदस्यों के से होगा। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छठा पॉइंट हम लोग देखेंगे क्षमादान शक्ति। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति देखिए दोस्तों, आर्टिकल 72 में वर्णित है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में है? वो है दोस्तों 72 में। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्षमादान शक्ति, ठीक है, उसमें क्या है। अब देखिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अगर जो कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है या संविधान के द्वारा उसको कोई सज़ा दी गई है, ठीक है, तो राष्ट्रपति उस सज़ा को या तो पूर्णतः खत्म कर सकता है या तो उसके कठोर कारावास को थोड़ा सा मतलब कठोर, तो अगर जो उसको कठोर कारावास है तो क्या कर सकता है कि उसको इजी कारावास में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर जो किसी को मृत्युदंड की सज़ा मिली है तो मृत्युदंड की अगर जो सज़ा मिली है तो उसको कठोर कारावास में बदल सकता है। तो देखिए एक बार और बहुत ही आराम से आप लोग समझ लीजिए चीज़ों को। ठीक है, अगर जो राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, तो किसी को क्षमा कर सकता है, ठीक है, किसी के सज़ा को ख़त्म कर सकता है, या किसी को मृत्युदंड मिला है तो मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकता है, और यदि कठोर कारावास मिला है तो उसको क्या कर सकता है, उसकी कठोरता हटा के उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दिला सकता है। ठीक है, तो क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में है दोस्तों? 72 में। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति किस में है? 62 में। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? सज़ा को खत्म या कम कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सज़ा को खत्म कर सकता है या कम कर सकता है। चलिए, लेकिन देखिए यदि कोई क्षमादान याचिका एक बार प्रस्तुत कर दिया, ठीक है, कोई एक बार क्षमादान याचिका प्रस्तुत कर दिया और उसके बावजूद राष्ट्रपति ने उसके क्षमादान याचिका को रिफ्यूज कर दिया, यानी उसको कहा कि नहीं, हम आपको क्षमा नहीं करेंगे, ठीक है, तो दोबारा क्षमादान याचिका नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, दोबारा से आप राष्ट्रपति को इस पर रिकंसिडर करने के लिए नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो क्षमादान याचिका दोबारा नहीं लाई जा सकती है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ अब हम लोग बढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट करके हम आपको बहुत ही ईजिली सारी चीज़ों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट जो आता है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ,
और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस भाग में हैं। तो ये भाग 18 में वर्णित है, ठीक है, भाग 18 में वर्णित है, ठीक है। उसके बाद पूछता है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, वो वर्णित है 352 से 360 तक, ठीक है, 352 से 360 अभी हम लोग देखेंगे ये करके, ठीक है। और देखिए ये मंत्री परिषद की सलाह पे लगाता है राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का जो प्रयोग राष्ट्रपति करता है वो मंत्री परिषद के सलाह पे ही करता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने आप से आपातकालीन शक्तियों को यूज़ कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री परिषद के सलाह के द्वारा ही राष्ट्रपति अपने इस अधिकार को पूरा कर सकता है, इस अपने अधिकार को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। तो मंत्री परिषद की सलाह पे ही यह काम कर सकता है, ठीक है। तो मंत्री परिषद की सलाह पर 3 प्रकार के आपात लगाए जाते हैं, 3 प्रकार के आपात, ठीक है, 3 प्रकार के आपात लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा है कि भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, ठीक है, पहला पॉइंट देख लिया। दूसरा पॉइंट देख लिया कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में के 352 से लेकर 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति केवल मंत्री परिषद की सलाह के आधार पे ही अपने ये आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि ये 3 प्रकार के आपात कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपात कौन कौन से होते हैं। तो राष्ट्रीय आपात, ठीक है, जो पूरे देश में लगाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में बताया गया है, 352। राष्ट्रीय आपात जो है वो 352 के अंतर्गत आता है। और ये कब लगाया जाता है, ये लगाया जाता है दोस्तों ये कब लगाया जाता है, युद्ध की स्थिति में लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण और एक और लगाया जाता है, वो लगाया जाता है सेना विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह भी जिसको बोलते हैं, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सशस्त्र विद्रोह, सॉरी दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, जिसको सेना विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र में लगा सकता है, ठीक है, यानी पूरे देश में लगा सकता है। किन किन स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, जब सेना विद्रोह कर दे, युद्ध की स्थिति में, अगर जो किसी देश से युद्ध हो रहा है तो उस स्थिति में, और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, अगर जो बाह्य आक्रमण देश पे हो जाता है तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पे आर्टिकल 352 के अंतर्गत पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय आपात लगा देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के आपात हैं। तो पहला है दोस्तों राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राज्य में राष्ट्रीय आपात, ठीक है। अब राज्य में राष्ट्रीय आपात कैसे लगता है और इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में आता है, ये पूछ लेता है एग्जामिनेशन हॉल में, ये आता है
6 में, ठीक है, 356 में। और ये कब लगाया जाता है? ये लगाया जाता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर जो विफल हो जाए तो, ठीक है। अगर जो मंत्रिपरिषद को ऐसा लगता है या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि एक किसी पर्टिकुलर राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया है, ठीक है, उस राज्य में संविधान के अनुसार राज्य को नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है दोस्तों? राज्य में लगा देता है, ठीक है, राज्य में, ठीक है। अगर जो राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण, ठीक है, यानी राज्य में अगर जो संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और नेक्स्ट है दोस्तों वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 360। और ये अभी तक कभी नहीं लगा है। अगर जो राष्ट्र में वित्त की कोई दिक्कत होती है तो वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो देखा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भाग 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक है। 352 से लेके 360 में राष्ट्रपति के बारे में आपातकालीन शक्तियों के बारे में व्याख्या किया गया है। और मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पे ही राष्ट्रपति 3 प्रकार से आपात लगा सकता है। पहला जो है राष्ट्रीय आपात, जो 352 के अंतर्गत आता है। इसमें सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति पूरे नेशन पे आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, ठीक है, आपात की घोषणा कर सकता है। जो दूसरा है वो राष्ट्रपति शासन 356 में अगर जो किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो ऐसे स्थिति में मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पे ही राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है उस पर्टिकुलर राज्य में। और अगला है वित्तीय आपात, जो 360 के अंतर्गत आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आज तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगाया गया है। एग्जामिनेशन हॉल में पूछ लेता है कि किस प्रकार के आपात भारत में अभी तक नहीं लगाए गए हैं, या वित्तीय आपात भारत में कई बार लगाए गए हैं, तो 0 बार लगाए गए हैं, कभी नहीं लगाए गए हैं। और ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा आपात भारत में कौन सा लगा है, तो वो लगा है दोस्तों राष्ट्रपति शासन 356, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, इतना नोट डाउन आप लोग कर चुके होंगे, आगे हम बढ़ेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 143, ठीक है, आर्टिकल 143। इसके अंतर्गत देखिए क्या है दोस्तों, देखिए आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो सामाजिक महत्व पे, ठीक है, सामाजिक महत्व के मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है कि जो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है वो राष्ट्रपति उस सलाह को स्वीकार करे या उस सलाह को माने, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, आर्टिकल 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय से सामाजिक महत्व के मुद्दे पे सलाह ले। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय जो सलाह दे उस पर राष्ट्रपति अमल करे या उस पर विचार करे, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, आर्टिकल 143 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से क्या करता है, सलाह लेगा, ठीक है। लेकिन कोई बाध्यता नहीं होगी कि वो सलाह को मानेगा कि नहीं मानेगा।
ठीक है। अब नोट करके यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट बनते हैं, पूछते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति ठीक है वो हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ये 2 बार राष्ट्रपति के पद पे आसीन थे। ठीक है, दूसरा जो ये पहला पॉइंट बनता है, दूसरा पॉइंट बनता है कि जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, एस राधाकृष्णन जो थे दोस्तों वो क्या थे, वो 2 बार वो क्या रहे, 2 बार उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और एक बार राष्ट्रपति रहे। ठीक है, ठीक है। चलिए तो देखिए, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, 2 बार पूछ देगा कि 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे, राधाकृष्णन, और फिर पूछ देता है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के पद पे कौन आसीन रहे, तो एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो क्या निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है, वो क्या हुए थे, निर्विरोध निर्वाचित। इनका निर्वाचन क्या हुआ था, निर्विरोध हुआ था। और प्रथम महिला राष्ट्रपति ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो कौन थी, आपको पता ही होगा, प्रतिभा पाटिल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हमने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में पूछते हैं, सारे के सारे प्रश्नों को हमने आपको यहाँ पे एक बता दिया है, एक कॉन्सेप्ट में भी बताया है, वन लाइनर भी बताया है, मैंने आपको प्रश्न भी बताया है, मैंने आपको वन लाइनर भी बताया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है, सब कुछ मैंने बताया इस क्लास में। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के और बराबर नोट्स को मेंटेन करना है और नोट्स को देखते रहना है। ठीक है, मेरी गारंटी है कि पॉलिटी में आप लोग बहुत कंफर्ट महसूस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ प्लेलिस्ट में विजिट करिए, बहुत सारी वीडियो पड़ी है, एक के बाद एक आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।